नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृति। मैं हूं शिव मिश्रा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार के अगले कदम पर केवल कयास लगाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन नियमों को वापस लेगी या फिर इन नियमों को यथावत लागू करेगी। सरकार के सामने बहुत उलझन है। अगर इन नियमों को लागू करती है तो सवर्ण नाराज होंगे, सवर्ण नाराज हो भी चुके हैं, और अगर लागू नहीं करती है तो ओबीसी नाराज हो गए। बीते 19 मार्च को इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई होनी थी वो तो टल गई, उस पर बात ही नहीं हुई। इस बीच सोशल मीडिया पर सूचनाओं का ऐसा भ्रामक दौर फैलाया गया, और मैं तो यह कहूंगा कि सरकार के समर्थन से या सरकार के हित के लिए फैलाया गया ताकि भ्रम की स्थिति बनी रहे। तो भ्रामक सूचनाएं क्या थी? भ्रामक सूचनाएं ये थी, और जो परस्पर विरोधी थी, मतलब इसके जो पक्ष वाले थे उन्होंने कुछ और सूचनाएं फैलाई, जो इसके विरोध में थे उन्होंने दूसरी सूचनाएं फैलाई। सरकार समर्थक खेमे का कहना था कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में समिति गठन करने के लिए समय मांगा है और हलफनामा दे दिया है। विरोधियों ने दावा किया कि सरकार ने हलफनामा दे दिया है कि नियम सही है और इन नियम को सरकार लागू करना चाहती है, और सोशल मीडिया पे युद्ध शुरू हो गया। वास्तविकता यह है कि उस दिन मामले का तो नंबर ही नहीं आया, इसमें सुनवाई हुई ही नहीं, और उसका कारण यह था कि किसी बड़े मामले की सुनवाई थी, 9 जजों की शायद बेंच कोई सुनवाई कर रही थी, लेकिन इसका नंबर नहीं आया। लेकिन हैरानी की बात जो है वो आपको भी हैरान होना चाहिए कि तारीख पे तारीख तो हिंदुस्तान की नियति है, न्यायपालिका का प्रचलन है, लेकिन अभी तक तो होता यह है कि अगर किसी नियत तिथि पर किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाती है तो उसकी अगली तारीख मिल जाती है। और कई जगह आपने देखा होगा कि लोग आते हैं कि हमको तारीख दे दीजिए, ये व्यंग में ऐसा कहा जाता है। तो तारीख मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में 4-5 दिन हो चुके हैं, आज तक तारीख नहीं मिली है। ये थोड़ा सा संशय पैदा करता है कि क्या होने जा रहा है, सरकार की मंशा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से सरकार का आंख बंद करके समर्थन तो नहीं कर सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये जरूर चाहेगा कि पूरे देश में कोई अनरेस्ट की स्थिति ना हो। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई तारीख नहीं दी, सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले, और उस दिन भी जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि मामले की सुनवाई क्यों नहीं हुई, अगली तारीख क्या है, ऐसा लग रहा है कि इसे ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है। और ये लग भी रहा था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, और एक आर्टिकल पेपर में पब्लिश हुआ, उसमें भी लिखा था कि सरकार को जो स्टे है वो एक वरदान है। सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे भी स्टे दिया देश के लिए तो हितकारी है ही है, सरकार के लिए बहुत हितकारी है, और अब इस सरकार इसका फायदा करेगी, क्योंकि सरकार ने जिसको संदेश देना था उसको संदेश दे दिया ओबीसी को कि हाँ उनके लिए वो कानून बनाना चाहते हैं, और इधर स्टे मिल गया। उसमें यह हुआ कि भाई अभी हमने कोई अहित नहीं किया है सवर्णों का भी, और अंदर खाने से यह भी कहा गया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इसे लागू करने के लिए कोई दलील नहीं दी, कोई हठधर्मिता नहीं दिखाई, यानी परोक्ष रूप से सरकार ने सहयोग किया सर्वोच्च न्यायालय में स्टे के लिए, और अगर विरोध स्टे का नहीं किया गया सरकार द्वारा तो यह भी सहयोग है। ठीक है, ये यहां तक तो बात मानी जा सकती है। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसके समर्थन में और विरोध में आपने देखा होगा ध्रुवीकरण हो गया है। तमाम विश्वविद्यालयों में इसके समर्थन के लिए नारे निकलते हैं, कहीं इसके विरोध में प्रदर्शन होते हैं। विरोध करने वाले तो शांत पड़ गए हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा से जुड़े हुए जितने भी छात्र संगठन हैं या दूसरे संगठन हैं, उनका न केवल मौन है बल्कि वो इस पर बात नहीं करते हैं, और इस ढंग से उसे प्रेजेंट करते हैं कि भाई मामला तो न्यायालय के विचाराधीन है, अब सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार कर सकती है, सरकार के विरुद्ध मुकदमा है, सरकार सो मोटो जाकर कभी भी इन जो नियमों को वापस ले सकती है, मुकदमा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर, वो कहने की बात यह है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तो जब विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो मामला शांत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो जो भी इस खेल के पीछे है, हिंदू समाज में दो विरोधी ध्रुव बनाने के लिए और उनमें आपस में टकराव करने के लिए जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो देश की हों, देश के बाहर की हों,
उनको लग रहा है कि भाई ये तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक पक्ष को उकसाया, तो वो अब यूजीसी के बहाने मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाने लग गए हैं, देवी देवताओं के प्रति अनर्गल भाषा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ट्विटर पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें तो इस तरह के कमेंट्स की भरमार है। और ऐसी घटनाएं तमाम बड़े बड़े शहरों में हुई। हाल में पटना में हुई, जहाँ पे मनुस्मृति जलाई गई। लेकिन जहाँ कहीं भी, पटना में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं हुई, जेएनयू में, तो जो सवर्ण संगठन है या भाजपा से जुड़े हुए छात्र संगठन है, उन्होंने कहा नहीं भाई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और इन सबको हवा देने वाले भी दलित संगठन हैं। पिछड़े संगठन तो कोई अभी खास नजर नहीं आए, जैसे भीम आर्मी है, दिखाई पड़ती है, बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत अजीब अजीब सी बात करते हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि यूपी में भी आके वो इस तरह की बातें करते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली में एक दलित युवक की हत्या हो गई थी, उसके बाद हिंदुओं ने सामूहिक रूप से बहुत आक्रोश था और उन्होंने कुछ बयानबाजी की कि ईद में ऐसा हो जाएगा, हमको भी त्यौहार आराम से नहीं मनाने देंगे, कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान आए। मजे की बात है कि उस जो जिसकी हत्या हुई, वह आरोप जो व्यक्ति था वह दलित था। इसके बाद भी दलित समुदाय के कई नेता सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर ईद पर कोई उपद्रव किया हिंदुओं ने, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि दलित समुदाय मुस्लिम संगठनों के साथ, मुस्लिमों के साथ खड़ा हुआ है और हम जान की बाजी लगा देंगे। मतलब ऐसे उकसाने वाले बयान दिए गए। तो उनसे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शक्ति देश में या देश के बाहर ऐसी है जो न केवल देश में अस्थिरता करना चाहती है, बल्कि हिंदू समाज में टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं और ये हमेशा से होता आया है। जब हिंदू विभाजित होगा तो दूसरे लोगों का फायदा होगा, धर्मांतरण की गति भी तेज होगी, उन पर अंकुश भी नहीं लगेगा और जिन लोगों के लिए समाज के योद्धा खड़े रहते हैं वो जाएंगे भी, ठीक है होने दीजिए, हमें क्या मतलब है। ये बहुत सारी इसके लिए कोशिश हो सकती है। इस बीच में सरकार की तरफ से डेलिब्रेटली या कुछ स्वयंभू समर्थक होते हैं, उनकी तरफ से ये फैलाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत नाराज हैं क्योंकि यूजीसी की जो नियम बनाए गए बिना उनकी जानकारी में लाए गए। हालांकि बहुत बात पुरानी हो गई है और ये मानने का कोई कारण नहीं कि बिना उनकी जानकारी के ये नियम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उसमें भी संबित पात्रा जैसे लोग थे और बिहार के जो केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद जैसे लोग थे। तो ऐसी भूल हो जाए ये संभव नहीं लगती, इसलिए ये मानना तो उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मालूम था। लेकिन ठीक है, लोगों ने, कई यूट्यूबर्स हैं, प्रभावी यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये फैलाया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत नाराज हैं और अब की बार जो मंत्री महोदय हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मंत्री महोदय मीन्स धर्मेंद्र प्रधान को, और जो भी अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वो आपको जो मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल है इसमें दिखाई पड़ जाएगा। पता नहीं जब फेरबदल होगा उसमें क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आगामी चुनाव है 5 विधानसभा के, उस समय तक तो कुछ नहीं होने वाला है और कुछ किया भी नहीं जाएगा। हटाना भी है तो तब तक नहीं हटाएंगे, लेकिन अगर उनको हटा दिया जाता है तो शायद ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ किया गया है, और उनको हटा ही दिया जाना चाहिए था। और क्या गाज गिरेगी ये तो देखने वाली बात होगी जब तक कोई बड़ा नहीं होता। अदरवाइज ये इस तरीके से जो सोचे छोड़ दिए जाते हैं, जो एक मैसेजिंग की जाती है, वो जनता की नब्ज टटोलने का एक तरीका है कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन अब जो 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे तब तक तो ठीक है, तारीख पे तारीख मिलेगी यूजीसी नियमों को। उसके बाद क्या होगा? सरकार कब तक इन्हें टाल पाएगी? कभी ना कभी तो उसे इन नियमों को फेस करना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय में। अगर ये परिणाम जो चुनावों के हैं, भाजपा का स्टेक कहीं बहुत अधिक नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अलावा। पश्चिम बंगाल में जैसा ओपिनियन पोल आ गए हैं, अगर वही रहता है, इनके परिणाम इनके हित में नहीं जाते हैं, शायद भाजपा को सद्बुद्धि आए कि भाई हाँ गलत हो गया है। और अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाती है तो उनको लगेगा करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तो शायद ये नियम वापस भी नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद भी हो सकता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी थोड़ा समय है, सरकार हो सकता है पोजीशन अपनी सुधारे। 2029 के चुनाव में तो बहुत अच्छा खासा समय है। इसलिए यह भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती तो इस प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय में इतना लंबा खींचा जाए कि यह स्वतः दम तोड़ दे। ऐसा लगने लगे लोगों की इच्छा ही ना रह जाए। किसी भी आंदोलन को अपनी मौत मारने का ही तरीका होता है कि वो पड़ा रहे, सर्वोच्च न्यायालय में भी पड़ा रहे। और सर्वोच्च न्यायालय ने
एक बहुत ही बुद्धिमत्ता वाला कदम लिया कि 2012 के रूल्स लागू कर दिए हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कोई नियमावली नहीं है प्लेस में, नियम तो है, 2012 के नियम चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट किया था कि उसने ये भी नहीं कहा था कि नए नियम बनाइए, उसने तो प्रभावी तंत्र विकसित करने की बात कही हुई थी, नियम बनाने की बात नहीं कही थी। और उसने टीका टिप्पणी भी की कि भाई ये नियम कैसे बनाए गए, उसमें बहुत सारे भाषागत विसंगतियां हैं, असंतुलन है, तमाम सारी स्पष्टता का अभाव है। और सरकार कह सकती है बड़े आराम से कि ठीक है, मैंने वापस लेते हैं और इसमें सुधार करके फिर लागू करेंगे, बात खत्म हो जाती। अब लगता है कि अगर सरकार को सद्बुद्धि आ गई तो सरकार कहेगी कि हम भाषा का संतुलन करेंगे और ये करेंगे, किसी न किसी बहाने से इनको वापस लेगी, अन्यथा ये लंबे समय की प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय में चलती रहेगी। तो अभी इतनी जल्दी कुछ होगा इससे तो लगता नहीं है। सवर्ण समाज के लिए फिलहाल में कोई राहत नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार महिला आरक्षण और परसीमन जैसे बड़े मुद्दों के जरिए यूजीसी के इस मामले को छोटा बनाना चाहती है और ये चाहती है कि लोग भूल जाएंगे, इस मुद्दे को भूलकर लोग बड़े मुद्दों में उलझ जाएंगे। हो सकता है देश के लिए अच्छा नहीं होगा कि यूजीसी के जो नियम है इनमें कोई क्लैरिटी ना हो या एज इट इज लागू हो जाए। इवन परसीमन के भी नियम जो जल्दबाजी में लागू होंगे, इसका भी कोई बहुत अच्छा परिणाम निकले, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपकी राय क्या है इस मामले में कि परसीमन इतनी जल्दी होना चाहिए, और अगर महिलाओं के लिए आरक्षण मिलता है तो उसमें क्या कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इन यूजीसी के नए नियमों का, उनमें सुधार होना चाहिए, सभी के लिए बनाया जाना चाहिए। स्वामी रामदेव ने एक इंटरव्यू देखते हुए बहुत ही स्पष्ट कहा कि जातिगत विभेद के आधार पर हो सकता है कभी अन्याय हुए होंगे, लेकिन ये इस तरह के अन्यायपूर्ण नियम बनाने का कारण नहीं हो सकते हैं। इसलिए नियम ऐसे होने चाहिए कि किसी के साथ भी अन्याय हो, सख्ती हो, और ऐसे अन्याय तभी रुक सकते हैं, अन्यथा अन्याय रुकेंगे नहीं। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।